जय भीम। ये जो मेरे दाईं तरफ जो नौजवान खड़े हैं, अब तो हमने आपको देख लिया, अब तो बैठ जाओ। अगर हमसे प्यार करते हो तो बैठ जाओ। हमारे कहने के बाद भी पुलिस की किसी और की जरूरत पड़े तो फिर बेकार। अगर हमने तुमसे कुछ मांग लिया और तुम लोग उसको पूरा ना करो तो फिर बेकार। बैठ जाओ। तुम्हारा नाम नहीं लिया गया? ये बाईं तरफ वालों को भी देख लिया मैंने। अब इनसे भी मेरा आग्रह है कि वो बैठ जाए। मैं समझ गया नारा लगाने का मतलब ये होता है कि अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना। तो ध्यान आकर्षित हो गया, लेकिन अब बैठ जाओ। अब कोई खड़ा नहीं रहेगा। जो खड़ा रहेगा माना जाएगा कि वो हमारा आदमी नहीं है। यहाँ जो भी खड़ा है उसको हम इसी तरह देखेंगे कि वो हमारा आदमी, क्योंकि जो हमारा आदमी है वो तो हमारी एक बार की बात को मान लेता है। मैं धन्यवाद दूंगा आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक साथी हैं, जिनकी जिम्मेदारी यहां इस कार्यक्रम को कराने के लिए लगाई गई थी। भाई राहुल भारती जी, मनोज चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष देवेश कुमार जी, इस्लाम राणा जी, पंकज मौर्य जी, वसीर खान जी, अनिल कुमार जी, अजय आजाद जी, राम नेवल घोष जी, केशव राम जी, मिल्कीपुर विधानसभा के अध्यक्ष विष्णु प्रताप जी, गुलशन भारती जी, असलम भाई, ओम प्रकाश, भाई मुकेश गौतम जी, दूधनाथ यादव जी, अमित गुर्जर जी, राजकृष्ण मिथुन जी, हमारे जोन के प्रभारी अवनीश निगम जी, आबिद जी, अरबाबुल हक जी, ब्रजेश यादव जी, हमारे भीम आर्मी से मनीष आजाद जी, सुरजीत कुमार जी, रुपेश राव जी, आलोक बोध जी, करण आजाद जी, संदीप भारती जी, जयनाथ जी, सतीश राज जी, रमेश कुमार जी, विनोद राजवंशी जी, रघुनाथ जी, मोहित आजाद जी। और ये हमारी एक और लिस्ट मेरे पास है ब्लॉक कमेटी की। राम मूरत जी, सिद्धू जी, भोला भारती जी, सत्यम जी, जितेंद्र जी, रमेश जी, डॉक्टर आकाश जी, हरिराम जी, सुभाष जी, धनी आजाद जी, सुरेश आजाद जी, रामचंद्र जी, विशाल अम्बेडकर जी, नीरज कुमार जी, संजय रावत जी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ चल के आए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी और महासचिव डॉक्टर आकिब साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं यहाँ उपस्थित इस मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या क्षेत्र की महान जनता का, जो माएं बहनें हमारी बैठी है यहाँ, इनका धन्यवाद। हमारे नौजवान साथियों का धन्यवाद और जिम्मेदार साथी हैं उनका भी धन्यवाद।
अब मुझे नहीं पता कि ये टेंट कैसे अधूरा है, हवा में उड़ गया या नहीं लगा, तो मुझे जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी आपको ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में अपनी बात खत्म कर दूं, जो आपको ज्यादा परेशान सामना न करना पड़े। और मेरा ऐसा भी विश्वास है कि जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ, आप मेरे उस उद्देश्य को भी समझेंगे। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं नमन करूंगा बाबू मित्र सेन यादव जी को, जिन्होंने अयोध्या में बहुजन मूवमेंट को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। सम्मानित साथियों, आज इस अवसर पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी मैं नमन करता हूं। ये ब्लैक कलर की गाड़ी किसी की खड़ी हुई है, स्कॉर्पियो, कोई साथी देख के इसकी लाइट बंद करवा दे। लाइट है, रिफ्लेक्शन है, मुझे नहीं पता। हाँ, लाइट भी बंद होगी, ठीक है, बैठ जाओ। कोई महान पुरुष उसमें शायद होगा जिसने लाइट जला रखी है। महान पुरुष ऐसे थोड़ा ही पहचान आते हैं, अपने कर्मों से पहचान आते हैं। बाकी तो सब लोग एक जैसे ही रखते हैं। बैठ जाओ, अगर तुम खड़े होंगे तो छोड़ देंगे माइक, आज अभी यही गए। अगर तुम में से एक भी खड़ा हुआ तो याद रखना, बात बीच में छोड़ देंगे। बैठ जाओ। और तुम लोग भी मत खड़े हो जाते, वॉलेंटियर साथी पीछे आ जाओ, वहां चढ़ दो तुम लोग, तुम्हें देख के खड़े हो रहे वो लोग। बस अब तुम में से एक भी खड़ा नहीं दिखना चाहिए। तुम में से एक भी खड़ा दिखा तो समझो वहीं बात रोक दी जाएगी, और जो खड़ा हो जाए उसको आराम से बिठा लेना। ये देखो, ये धूप में तुमसे ज्यादा ताकतवर तरीके से बैठे। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करते हुए मैं आज यहाँ मिल्कीपुर में अयोध्या जिले में आपके बीच आपसे और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति से, और यहाँ से जाने के बाद जब आप गांव देहात में लौटोगे तो मेरे संदेश को आप लोग लेके जाना, इसके लिए हमने सभा बुलाई। मैं यहाँ आपको कुछ देने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने के लिए आया। और मांगने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और जनता के हाथ में सबसे बड़ी ताकत है। आप ऐसे करके देखोगे तो आपको अपने हाथ खाली दिखाई देंगे, लेकिन जब 5 साल में एक बार समय आता है कि आपकी उंगलियों में जो ताकत है उसका आप प्रयोग करो। अगर आपने वो प्रयोग मेरे कहीं से कर लिया तो मैं लिख कर देता हूं कि आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे कभी भी। आपके हाथ में अधिकार होंगे, सम्मान का जीवन होगा, और कोई किसी तरह की मुसीबत आपके आसपास नहीं आ पाएगी। क्योंकि लंबे समय से हम लोग व्यवस्था का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कभी किसी पार्टी से, कभी किसी नेता से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आवाज को उठाएगा, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी विचार से उम्मीद करते हैं कि इनके जरिए हमारा भला होगा, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका भला हो तो भला तभी संभव है जब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस देश में लागू कराओ। जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित संविधान लागू होगा और देश संविधान के हिसाब से चलेगा, तभी जाके आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और संविधान को लागू वही करा सकते हैं, संविधान को जिम्मेदारी से वही चला सकते हैं जो सत्ता में होते हैं। लोकतंत्र में वोट के आधार पर सत्ता तय होती है। इतनी भारी संख्या में नौजवान यहाँ आए हैं और वहाँ ऊपर कोने कोने तक बैठे हैं, इधर भी बहुत दूर दूर तक पूरे ग्राउंड में फैले हुए हैं, वहाँ सामने तो किसी छत पर चढ़ के बैठे हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आज देश में गरीब को सम्मान की जिंदगी मिल रही है क्या? बताओ, मिल रही है क्या? और अगर मिल नहीं रही है तो ये तमाम सरकारें और तमाम नेता और ये किस काम के हैं? जनता के। आप महसूस करके देखो, महसूस करके देखो, जो बुनियादी जरूरत है हमारी एजुकेशन, शिक्षा। अभी शिक्षा का बजट जारी हुआ तो शिक्षा का बजट सरकार ने कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? कि हमारे देश में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, बजट कम कर दिया। बजट इसलिए कम कर दिया क्योंकि सरकार को लगता है कि बजट बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी अच्छे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, जो आवश्यकता है टीचरों की पूरी होंगी। तो इससे होगा क्या
कि गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बन के इस देश में अपने और अपने परिवार के लिए स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी प्राप्त करेगा, रोटी रोजगार की व्यवस्था करेगा। और सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोग जो है रोटी रोजगार प्राप्त करें या सम्मान का जीवन जिए। इसलिए जो हमारा सबसे बुनियादी हथियार है, आप याद करके देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आप महसूस करो, ये बात अभी मैंने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में कही थी कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मैं आज पार्लियामेंट में खड़ा हूं तो इस शिक्षा की वजह से खड़ा हूं, या फिर जो जनता ने मुझे वोट देके भेजा इस वजह से खड़ा हूं। आप ये बताओ, क्या कोई गरीब का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है इस देश में? अगर सरकारी कॉलेज में नंबर नहीं आया तो करोड़ों रुपए की डोनेशन लगती है। हर माँ बाप चाहते हैं उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बने, तो बनेगा कहाँ से जब सरकारी स्कूल तो गवर्नमेंट बंद कर रही है और प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े खुल गए हैं। और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा इतनी महंगी है कि लाखों लाखों रुपए का खर्चा कोई गरीब परिवार वहन नहीं कर सकता है। जिस देश में 80 करोड़ लोग सस्ता राशन, 5 किलो राशन लेके अपना जीवन यापन कर रहे हो, यानी कि रोटी रोटी पे जी रहे हो, आप महसूस करो क्या वो अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों की करा सकते हैं? बताओ, करा सकते हैं? सोचो, महसूस करो, इस देश में लाखों लोग अच्छा इलाज न मिलने के कारण मर जाते हैं। और ये अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? सरकार को तो हम बराबर का टैक्स देते हैं, फिर अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? अच्छा इलाज इसलिए नहीं मिलता कि अच्छा इलाज आज के समय में चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन जा सकता है? जिसकी जेब में पैसा है। और पैसा किसकी जेब में है? देश के 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे जिंदगी जी रहे हैं। देश के 80 करोड़ लोग से ज्यादा लोग तो साल महीने में 10,000 रुपए भी नहीं कमाते हैं। उनकी न्यूनतम वेतन तो साल भर का 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि वो लोग अच्छा इलाज करा सकते हैं क्या? अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर कितने पैसे का पर्चा बनाता है? कितने पैसे का? कहीं 200 रुपए का, कहीं 400 रुपए, कहीं 500 रुपए का। और कहता है अगर रात को दिखाना है इमरजेंसी में तो 2,000 रुपए लगेगा फीस। कहता है नहीं कहता? आप बताओ कि अगर 2,000 रुपए फीस देने की स्थिति होती तो इस देश में लोग 5 किलो राशन पे अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो कितने ही लोग सड़क पे मर जाएं, एक्सीडेंट होकर मर जाएं, अस्पताल में मर जाएं। अस्पताल में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई टेस्ट अस्पताल में नहीं होता। और तो और हमारे नेता लोग भी बैठे हैं। आप महसूस करके देखो, जिस डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा टेस्ट हमारी लैब से होगा। कहता है नहीं कहता है? मैं किसी दूसरे की रिपोर्ट को नहीं मानूंगा, मैं अपने आप टेस्ट कराऊंगा। यानी कि एक और चोरी, एक और डकैती। भाई ये बताओ गरीब लोग जाएंगे कहाँ? और सरकारें बजट कम कर रही है हेल्थ का, सरकारें एजुकेशन का बजट कम कर रही है। तो मेरी समझ में ये आता है कि ऐसे रास्ता निकलने वाला नहीं है। आप लंबे समय से लोगों पे भरोसा कर रहे हो और ये लोग आपकी वोट को लेके अपने आप पैसे वाले बन के बड़े बड़े कोठी बंगलों में चले जाते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तमाम तरह की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं। और इस गरीब समाज जिससे उठकर जाते हैं उस समाज की तरफ पलट के नहीं देखते। तो आपकी मेरी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को कुर्सी से हटा के और आपके काम करने वाले लोगों को मौका दिया जाए। आज मैं जब ये देख रहा हूँ नौजवानों को, तो मुझसे मीडिया के लोग कहा करते थे 1 साल पहले, और क्या कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद साहब आपके साथ तो सब नौजवान लोग लगे हुए हैं, ये नौजवान लोग क्या कर लेंगे? तो मैं इनसे कहता था कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये मेरी बात को मानते नहीं थे, लेकिन जब नगीना में आपने अपने मेहनत प्रयास से और अपना सांसद जिता दिया तो अब ये लोग मुझे कहने लगे हैं कि ये नौजवान तो अब उत्तर प्रदेश की काया बदल के रख देंगे। ये नौजवान तो जब इन्होंने सांसद जिता दिया तो अब ये अपने विधायक जिता के भी अपनी राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं और गरीब को उनका हक अधिकार दिला सकते हैं। तो ये जो जवानी या नौजवान बैठा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गरीबी बेबसी की जिंदगी अच्छी लग रही है? क्या इस गरीबी बेबसी की जिंदगी में मजा आ रहा है? कभी आपने मुख्यमंत्री जी की रैली देखी है क्या? अगर देखी हो तो बताओ, ऐसा टेंट होता है क्या? ऐसा टेंट होता है क्या?
और कैसा टेंट होता है? हमारे बदन पे पहने हुए कपड़ों से भी अच्छे कपड़े का टेंट होता है नहीं होता बताओ? और बड़े बड़े सोफे, एसी, कूलर और ये और वो और पानी और सब चीज। और यहाँ देखो, क्योंकि ये गरीबों की रैली है, गरीबों की, ये गरीबों की, कमजोरों की रैली है, इसलिए ना टेंट है, ना बड़े बड़े गद्दे कुर्सियां हैं, ना एसी लगा हुआ है, पंखा भी, लाइट चली गई ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो लाइट आती नहीं है, और आती भी है तो सोने के तारों में आती है। बिजली का बिल इतना आता है कि गरीब की जेब कट जाती है। तो पंखे भी जो चल रहे हैं इस हवा से चल रहे हैं जो कुदरत चला रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम तो मेहनतकश लोग हैं, किसान मजदूर समाज से आते हैं। हमने तो इससे पूरे दिन देखे हैं, गर्मियों में पसीना बहा बहा के कुछ पैसे कमा के अपने पेट का, अपने परिवार का पेट पाला है। ये गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में हमें सुख सुविधा लेने का अधिकार है या नहीं है? क्या हमें सम्मान से जीने का अधिकार है या नहीं है? क्या हमारी माँ बहनों को इज्जत की जिंदगी जीने, सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार है या नहीं है? बताओ। कितने लोग चाहते हैं कि हमें गरीबों को भी, दलित, पिछड़े, कमजोर समाज के लोगों को भी इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए। जरा हाथ उठा के बताओ। हाथ उठाने को कहा, खड़े होने को नहीं कहा। और खड़े होने के साथ क्या शर्त थी पता है या नहीं पता है? चाहे अपनी बात को रखे, बताओ। तो तुम्हें लगता है कि हम तुमसे झूठ बोलते हैं? जब हमने तुमसे कह दिया कि तुम अगर खड़े हो जाओगे तो हम बोलेंगे नहीं, तो फिर तुम लोग क्यों खड़े हुए? बताओ, क्यों खड़े हुए फिर तुम लोग? हम बैठ के थोड़ा बात रख रहे, हम भी तो आपकी तरह खड़े ही थे। लेकिन जब आप पे बैठने का अवसर है तो क्यों नहीं बैठ रहे? अब की बार अगर तुम लोगों ने मिस्टेक की तो फिर हमें हमारी बात का पालन करना पड़ेगा। तुम देख लेना क्या। तो मैं आपसे कह रहा था कि गरीबों को भी इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए, मगर मिलेगा कैसे? मांगने से। या क्या मिलता है? क्या मिलता है मांगने से? मांगने से मिलती है भीख, और भीख मांगने वाले क्या कहते हैं? तो कब तक आप इस भीख के चक्कर में पड़ जाओगे? लोकतंत्र में वो शक्ति है कि जो हाथ आपका आज मांगने की तरफ है, अगर वोट से ताकत बना लोगे तो मांगने वाले भी लोगे देश में, देने वाले बन जाओगे। जिस दिन देने वाले बन गए उस दिन आपको गर्मी में तपना नहीं पड़ेगा। बताओ, नौकरी देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है या सरकार के पास है? बताओ। बताओ, रोजगार देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ। बताओ, अच्छा हॉस्पिटल बनाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ। बताओ, उद्योग धंधे लगाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ। बताओ, अच्छे स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ताकत किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ। सब कुछ तो सरकार के पास है। और आप अगर अपनी ताकत नहीं बनाओगे, आप सरकार नहीं बनोगे, तो कैसे बदलाव हो जाएगा भाई? अब मैंने कहा, मेरी बात पे गौर करो, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि भारत में बदलाव तब तक नहीं होगा, गौर से सुनना, जब तक इस देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था तब तक नहीं होगी, जब तक प्रधानमंत्री से लेकर और प्रधान का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक इस देश में अच्छी शिक्षा गरीबों को नहीं मिल सकती। जब प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके, राज्यपाल से लेके सारे मंत्री, विधायक, सांसद, जिसमें मैं भी, और जितने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के अधिकारी हैं, जितने भी वो नेता हो, अभिनेता, जितने लोग हैं जो सरकारी सुरक्षा लेते हैं, सुविधा लेते हैं, तनख्वाह मिलती है, मानदेय मिलता है, जब तक उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक इन सरकारी स्कूलों में सुविधा नहीं आने वाली। क्योंकि सुविधा तब आएगी
जब एक ही कमरे में क्लास 4 के बच्चे बैठे होंगे, एक बच्चा मुख्यमंत्री जी का होगा, दूसरा बच्चा कलेक्टर साहब का होगा, तीसरा बच्चा एसएसपी महोदय का होगा, चौथा बच्चा सीओ महोदय का होगा, पांचवा बच्चा हमारे जैसे किसान मजदूर के परिवार का होगा, छठा बच्चा सफाई सफाई का काम करने वाले का होगा, और सातवां बच्चा खेतों में मजदूरी करने वाले का होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक अच्छी शिक्षा नहीं आएगी। जिस दिन ये हो गया, ना मास्टर की कमी होगी, ना स्कूल गिरने वाला होगा, ना पंखों की कमी होगी, ना किताबों की कमी होगी, बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगी। ये होगा बदलाव। और फिर अच्छा इलाज कब मिलेगा? जब राष्ट्रपति से लेके और गांव में रहने वाले प्रधान के बच्चे का भी इलाज और उनका खुद का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में होगा। तब आएगी सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं। कैसे? अगर मुख्यमंत्री जी बीमार हो जाएगा तो नहीं करता, हमारे यहाँ अच्छे मुख्यमंत्री बेचारे बीमार हो जाएं, लेकिन क्योंकि ये तो बीमारी आदमी के साथ होती है, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, अगर कोई भी नेता बीमार हो जाए और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाने जाए, सरकारी हॉस्पिटल में लाया जाए, तब उसको पता लगेगा कि सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति कैसी है। ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना कुछ है, ना कुछ है। तब जाके बदलाव होगा जब जिलाधिकारी को बीमारी होने पे जिलाधिकारी भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा। जब हम गरीब किसान मजदूर परिवार के लोग इलाज कराते हैं, तब आएगा अच्छा इलाज व्यवस्था, तब आएंगे डॉक्टर बढ़िया, तब जो है बाहर से दवाई नहीं लेके जाएगी, तब एक्सरे मशीन भी होगी, MRI मशीन भी होगी, और तमाम तरह की चीजें होंगी, तब जाके बदलाव होगा। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर बदलाव ना देखो, पॉलिसी बना के लाखों लोगों के लिए बदलाव किया जा सकता है। इंडिविजुअल व्यक्तिगत लाभ देके तो लोगों की मदद की जा सकती है। जैसे मुझसे कोई कहे कि भाई मेरा बच्चा बीमार है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं दे दूंगा, तो एक बच्चे का इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी बन जाए तो करोड़ों बच्चों का इलाज मुफ्त में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। अभी तो मैंने कहा था MBBS MD बनने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए जब, लेकिन शिक्षा इस देश में समान हो जाएगी और शिक्षा मुफ्त हो जाएगी तो किसान का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा, वकील जज बन पाएगा। जब उनकी जेब नहीं कटेगी, जब उनको जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, जब उनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, इसको लागू कराने के लिए शक्ति की जरूरत है, और शक्ति आपके मुठ्ठी में है। जितनी शक्ति आपने मेरे साथ खड़ी कर दी, आजाद समाज पार्टी की पॉलिसी के साथ खड़ी कर दी, उस दिन वो दिन दूर नहीं कि पहले उत्तर प्रदेश में और फिर देश में ये होकर रहेगा। इसको कोई होने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब गरीब जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। आप महसूस करो, और ये बात मीडिया के लोग भी सुन लो, हमने मांग की है कि देश की आजादी के 75 साल हो गए हैं, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, और SC ST OBC के लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इस बात को भी समझो। 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, और 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। 98% प्राइवेट सेक्टर किसका है? सुनो, प्राइवेट सेक्टर में तुमसे कोई पूछ ले, कहे भाई वो क्यों देंगे नौकरी? इसलिए देंगे क्योंकि सरकार प्राइवेट सेक्टर में जो लोग उद्योग लगाते हैं, 1 रुपया लीज पे लाखों बीघे जमीन उनको देती है, हजारों बीघे जमीन देती है, साथ करोड़ों रुपए का लोन उनको देती है बैंक से, साथ करोड़ों रुपए के टैक्स में छूट करती है। ये सारा पैसा हमारी मेहनत की कमाई का होता है। ये जमीनें जनता की होती है। जब ये जमीनें आप उनको देते हो, छूट देते हो, टैक्स में जो छूट देते हो और लोन देते हो, तो जनता का पैसा जब उनको देते हो तो जनता को हिस्सेदारी भी उसमें मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ जब सामान उनकी कंपनी में जो बनता हम खरीदते हैं, तो जब उनके जो है ग्राहक हम हैं, तो उनके कर्मचारी हम लोग क्यों नहीं हो सकते? सरकार मुझे इस बात का जवाब दे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लड़ाई बड़ी लंबी है, लेकिन लड़नी है। हम तो पार्लियामेंट में जब से हम गए हैं, आप ये जानते हैं, सबकी आवाज उठाते हैं। पेड़ के बच्चों की आवाज उठाते हैं कि उनको भर्तियां निकाल के नौकरी दो, बैकलॉग भरा जाए, इसकी आवाज उठाते हैं। और PTC के बच्चों की आवाज उठाते हैं, साथ होमगार्डों की आवाज उठाते हैं, PRD के जवानों का माने जो बड़े उनकी आवाज उठाते हैं। महिला जितनी है हमारी बहनें, आशा हो, आंगनबाड़ी हो,
भोजन माता हो, ग्राम सेवक हो, तमाम लोगों की आवाज हम लोग उठाते हैं। बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपए भत्ता मिले, इसकी आवाज भी हम लोगों ने उठाई। साथ साथ हमने ये भी आवाज उठाई कि महिलाओं को जो पेंशन मिलती है 500 रुपए, वो बढ़ के 5,000 रुपए होनी चाहिए। और भी हमने आवाज उठाई कि गैस के सिलेंडर का दाम 500 रुपए होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिजली के दाम कम होने चाहिए, बिजली के दाम जो सोने की बिजली के दाम हो गए वो कम होने चाहिए। हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। और तो और हम अपने पुलिस के भाइयों की भी आवाज उठाते हैं। हमने ये भी कहा कि इनकी ड्यूटी भी 8 घंटे की होनी चाहिए, इनको भी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। और बॉर्डर स्कीम जो है, बॉर्डर स्कीम का जो नुकसान इनको हो रहा है, जैसे छुट्टी मिली, अब इनकी ड्यूटी अयोध्या में रहने वाले हैं ये बिजनौर के, अभी ये 1 दिन की छुट्टी मिली, सुबह यहाँ से जाएंगे, शाम तक तो बिजनौर पहुंचेंगे और शाम के टाइम उधर चलेंगे तो तब अगले दिन यहाँ पहुंचेंगे। तो हमने कहा कि बॉर्डर स्कीम खत्म करके बराबर के संबंधित जिलों में इनको पोस्टिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान है, अपने परिवार के बीच में पहुंच जाए। इनके दिन को भी जो है अपने परिवार से मिलने की आजादी होनी चाहिए। ये मांग भी हमने उठाई, लेकिन जैसे हमने मांग उठाई तो भाजपा के लोग सब लोग चिल्लाने लगे, भाई ये राज्य का विषय राज्य का विषय है। तो हमने कहा भाई राज्य का विषय भले ही हो, हम तो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन पुलिस में होना चाहिए। अब पुलिस में सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म को सेंटर ही करेगी या नहीं करेगी बताओ? रिफॉर्म का काम स्टेट का नहीं है, रिफॉर्म का काम सेंटर का है। सेंटर कानून बनाएंगे, हर स्टेट अपने पुलिस कर्मियों की सुविधा ले। बताओ कैसे नहीं बदलाव होगा? तो हम तो वकील लोग हैं, उनको समझते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नहीं चाहते कि अब ये परिस्थिति बदलनी चाहिए? जोर से बताओ, चाहते भी चाहते हो? तो भैया चाहने से तभी होगा जब चाहने के साथ आप उस पर काम करना भी शुरू कर दोगे। आपने यहाँ तमाम लोगों को अवसर दिया, तमाम लोगों को आगे बढ़ाया, और जो लोग आगे बढ़े उन्होंने अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन ये गरीब समाज वहीं का वहीं रह गया। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, देखो नगीना के लोगों ने मेरी बात मानी, तो बताओ नगीना के लोगों को फायदा हुआ नहीं हुआ? और वोट में क्या ताकत है समझते हो? वोट में ताकत है। कल तक हम जहाँ सरकारी दफ्तरों में फिरते थे कि हमारे यहाँ सड़क बनवा दो, हमारे यहाँ बिजली घर बनवा दो, हमारे यहाँ स्कूल बनवा दो, हमारे यहाँ जो है ये गड्ढे भर गए हैं इनको गड्ढों को बनवा दो, ठीक करवा दो, हमारे यहाँ जो है नल लगवा दो। आज आपकी ताकत से, आपके संघर्ष से आज हम पे वो निधि है कि हमारे एक कलम के साइन होने से कई कई किलोमीटर की सड़क बन जाएगी और तमाम अधिकारी कर्मचारी हमारी बात को बेचारे जिम्मेदार कर सकते हैं। अगर ऐसी ताकत आप अपने क्षेत्रों में बना लोगे तो बताओ परिवर्तन होगा नहीं होगा? बताओ। तो अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूं उसको गौर से सुन लो। अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। बताओ कितने लोग तैयार हैं? ऐसे हाथ खड़ा करके बताओ। ऐसे हाथ खड़ा करने के साथ मुट्ठी भी बंद करने, जरा इशारे भी समझो। एक हाथ जिसकी मुट्ठी बंद है उसको ये मान लिया जाए कि वो लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तेरी शर्ट वाले भाई को छोड़ के बस। अच्छा, वकील आदमी हूं, मेरी नजर चारों तरफ रहती है। चलो हाथ नीचे करो। तो अब जो मैं आपसे कह रहा हूं बताओ उसको पूरा कर दोगे नहीं कर दोगे? तो आज से आपको ये करना है कि आपको आज के बाद आप हजारों की संख्या में यहाँ हो, तो जितने भी रिश्तेदार आपके मिल्कीपुर में रहते हैं, अब कल से आपको उनको फोन करना शुरू करना है और उनको फोन करके कहना है कि इस बार हमें इधर उधर नहीं देखना, इस बार हमें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर ताकत देनी। बताओ कर दोगे नहीं कर दोगे? और जितने नौजवान यहाँ हैं, और नौजवान में तो इतनी शक्ति है, और नौजवान तो देश की सेवा बॉर्डर पर करता है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, बताओ एक दिन में 2 लोगों को तैयार कर दोगे नहीं कर दोगे? तो आज आप यहाँ हजारों की संख्या में हो, एक दिन में 2 लोगों को तैयार करोगे, मेहनत मजदूरी करके घर चलाने के लिए, रूखी सूखी रोटी खाने के लिए, जो सदियों से चला रहा है, कई कई घंटे काम करते हो, इज्जत की जिंदगी के लिए 1 घंटा लेकर रोज काम करोगे और रोज 2 लोगों को भी तैयार कर दोगे, तो 1 महीने में कम से कम 1 लाख लोग तैयार हो जाएंगे। और जब 1 लाख लोग तैयार होंगे और जिस दिन वोट डलेंगे और आपने आजाद समाज पार्टी का बटन दबा दिया, तो बताओ मैम असेंबली का जो एमएलए है, जो हमारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, कौन किसकी पार्टी का जीतेगा? बताओ किसकी पार्टी का जीतेगा? बताओ। और जब आजाद समाज पार्टी का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जीतेगा
तो आप ये बताओ कि आपके हिस्से में इज्जत सम्मान आएगा नहीं आएगा? बताओ आपकी बात को कहने वाला लखनऊ में कोई होगा नहीं होगा? जिस तरह से दिल्ली के बाद दिल्ली वालों से आपका अकेला चंद्रशेखर लड़ रहा है, तो यहाँ से मिल्कीपुर से भी एक दूसरा चंद्रशेखर जाके मुख्यमंत्री जी के सामने अपने लोगों के अधिकारों के लिए आपसे आंख मिला के आवाज खड़े करेगा नहीं करेगा? बताओ चाहते हो नहीं चाहते हो ये? तो अब तुम लोग चुप रहना, सिर्फ महिलाओं से बात होगी। आप ये बताओ, हमारा निशान आपको पता है नहीं पता अभी तक? क्या है निशान? जोर से बताओ, आवाज क्यों आ रही है? अभी नहीं आई मुझे बात। चुप रहो, इसको बोलने दो बस। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। जोर से बोल के बताओ। मुझे तो पता नहीं, कुछ फलफा सुनाई दे रहा। बताओ क्या कह रहे हो? बताओ। जोर से नहीं बोलोगे तो मालूम है नहीं, मुझे सब सुनाई दे रहा है, लेकिन जब तक जोर से ये माइक में क्या होगा? हाँ बोलो, दो माइक दो। बताओ क्या है निशान? बताओ निशान क्या है? बताओ हमारा निशान क्या है? बताओ। पीछे वालों को तो पूछो, किसी को पता है? बताओ, जिसे जिसे पता है जरा हाथ उठा के बताओ। केतली पक्का? अरे ठीक है, माइक बंद करो। ये कभी चंद्रशेखर को ढूंढो, वहां चंद्रशेखर नहीं मिलेगा, वहां केतली मिलेगी। केतली के आगे का बटन दबाना पड़ेगा, तभी जाके ताकत बनेगी हमारी। समझ रहे हो? अब तुम लोग बताओ क्या है निशान हमारा? और ये बताओ, केतली हमारा निशान है, आपका निशान है? हमारा निशान है, आपका निशान है, हम सबका निशान है। अब बताओ, ये केतली परिवर्तन का निशान है या नहीं है? अब बताओ, केतली को ताकत दोगे तो कौन ताकतवर होगा? आप दोनों हाथ उठाओ जो लोग